एनसीईआरटी 12वीं की किताब का आज हम आखिरी चैप्टर पढ़ने वाले जो कि है चैप्टर नंबर 15। और ये चैप्टर जो है ये नया इतिहास लिखेगा। भारत का जो इतिहास है उसका नया पन्ना इस चैप्टर से शुरू होता है। हमने अभी तक जो कहानी पढ़ी वो पहले की कहानी है और इंडिपेंडेंस के बाद की कहानी जो है, पार्टीशन के बाद की जो कहानी है वो इस चैप्टर से चालू होने वाली है। और यहीं से अगर आप सही मायने में देखेंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी आगाज होता है। चैप्टर का नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ से पोस्ट इंडिपेंडेंस की चर्चाएं चालू हो जाएंगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है 1946, 1947 और 1949 ये कुछ मुख्य डेट्स हैं जिनके आसपास इसकी पूरी पेरिफेरी है, इसकी पूरी चर्चा चलने वाली है। इसमें हम पार्ट 2 की चर्चा करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 15 12वीं की एनसीईआरटी का। पिछले सेशंस में हमने सेपरेट इलेक्टोरेट से संबंधित जो परेशानियां थी इसके बारे में चर्चा कर ली थी। आप देखें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में आगे बात करी जा रही है और हम देख रहे हैं यहाँ पर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो असेंबली है उसमें बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। अब यहाँ पर कहा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है हमें उससे ज़्यादा भी कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एनजी रंगा ये एक सोशलिस्ट लीडर है जो कि पीस एंड मूवमेंट से संबंधित है। ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को भी इकोनॉमिक टर्म्स पे इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है कि माइनॉरिटीज़ कैसे नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा या फिर इकोनॉमिक। तो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक टर्म्स में माइनॉरिटी को आपको डिसाइड करना चाहिए, इंटरप्रेट करना चाहिए। ये कहते हैं सही मायने में माइनॉरिटी तो गरीब और डाउन ट्रोडन है, जो दबे कुचले तबके हैं हमारे समाज के, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, वो माइनॉरिटीज में आने चाहिए। ये स्वागत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उन पार्ट्स का जहां पर वो इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स का स्वागत करते हैं। इसके साथ में ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम माइनॉरिटीज़ को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, जो डाउन ट्रोडन है उनको भी देखें। ये कहते हैं प्रोटेक्शन की ज़रूरत है जो डाउन ट्रोडन है उनको, साथ में उनको एक सीढ़ी की ज़रूरत है ताकि वो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस अपना एलिविएट कर पाएं, एक एक करके आगे बढ़ के सबकी बराबरी में आ पाए। ये सारी बातें करी जा रही हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। रंगा साहब जो है, एनजी रंगा साहब जो है, ये ब्रॉड मासेस की तरफ, जो इंडिया में मेजॉरिटी जो है लेकिन वो दबे कुचले हैं, उनकी बात करते हैं। यहां पर रंगा कहते हैं हम किन को रिप्रेजेंट करने आए, हम ऑर्डिनरी मासेस जो हैं कंट्री के, उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम उनकी बात को रखना चाहते हैं। क्योंकि सही मायने में अगर आप देखें तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक तो वो पहुंच ही नहीं पाए, हमें उनका ट्रस्टी बना के पहुंचाया गया है। हम ना तो उनकी बराबरी में जो मासेज हैं उनकी बात रखने के लिए हमें पहुंचाया गया है, हमें ट्रस्टी बना के पहुंचाया गया है ताकि हम उनकी बात को सपोर्ट कर पाएं और स्ट्रांगली उनकी जो बातें हैं उनको यहां पर रख पाएं। इनमें से एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसकी रंगा बात कर रहे थे, वो है द ट्राइबल्स। और ट्राइबल्स में एक इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका नाम है जयपाल सिंह। ये जयपाल सिंह जो है वो गजब की ऑरिटरी, मतलब इनके जो शब्द होते थे, इनकी जो स्पीच होती थी वो लोगों को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती थी। लोग इनकी बातें सुनते रह जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ये कहते हैं मैं तो आदिवासी हूं, सही मायने में देखा जाए तो ये जो लीगल इंटरक्रेसी है, ये जो कागजी भाषा है, ये मुझे समझ में नहीं आएगी। ये जो लीगल लॉ की जो भाषा है, कानूनी भाषा, मुझे समझ में नहीं आएगी। लेकिन मेरे पास कॉमन सेंस है और मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि हमें लड़ने की जरूरत है आज़ादी के इस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण है साथ में चलना। वी हैव टू बी टुगेदर एंड वी हैव टू फाइट टुगेदर। यहां पर कहा जाता है, ट्राइबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि हम ट्राइबल्स को पिछले 6000 सालों से निगलेक्ट करा जा रहा है। जो सम्मान हमें मिलना चाहिए समाज में वो हमें नहीं मिल रहा है। पूरी हिस्ट्री में ये कहते हैं कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ और हमें डिस्पोजेस्ड की तरह ट्रीट किया गया। वी वर ऑलवेज ट्रीटेड विद इंडिफरेंस। और वो भी कौन हमें इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? नॉन एबओरिजिनल्स। वहां पर वो कॉन्सेप्ट चलता था आर्यंस एंड द्रविडियंस वाला, तो इस तरीके से बता रहे हैं कि जो ट्राइबल्स हैं वो सही मायने में भारत के एबोरिजिनल्स हैं। यहां पर सिंह कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो शब्द हैं मैं उनको उनका सम्मान करता हूं, मैं उनकी बात को मानता हूं और मैं ये सही मायने में समझता हूं कि इस आज़ाद भारत में, इस इंडिपेंडेंट इंडिया में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर भी सिंह एक बात जोड़ते हैं, कहते हैं कि ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन की जरूरत है। यहां पर ये कहते हैं कि शुरुआती दौर से ही हमें हमारा जो लैंड है वो हमारा लैंड छीन लिया गया। फॉरेस्ट और जो पैस्चर्स हम कलेक्ट किया करते थे वो भी हमसे छीन लिए गए और हमें मजबूरन हमारे ज़मीनों से भगा दिया गया और हमें नई ज़मीनें और नए घर ढूंढने की तलाश में वहां से बाहर कर दिया गया है।
अंग्रेजों ने यही किया था, आपको मालूम है कि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक्ट्स निकालते हैं और कहते हैं ये जो तमाम इलाका है ये हमारा है, तो उसकी वजह से जो भी आदिवासी ट्राइबल्स वहां पर रहा करते थे उनको वो वहां से निकाल दिया करते थे। ट्राइबल्स को प्रिमिटिव माना जाता है कि इनका जो जीवन शैली है वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है, बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है। इस वजह से पूरी सोसाइटी ने भी इनको अलग थलग कर दिया है, इनकी तरफ से मुंह मोड़ दिया है। और इसी वजह से सिंह कहते हैं ये जो इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस है इसको खत्म करने की जरूरत है, पूरी सोसाइटी को ट्राइबल्स के साथ में एसिमुलेट करने की जरूरत है। ये कहते हैं कि हम ट्राइबल्स तो मिलने के लिए तैयार हैं, वी आर विलिंग टू मिक्स विद यू, आर यू विलिंग टू मिक्स विद अस, इस तरीके से सवाल पूछते हैं। यहां पर सिंह सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग नहीं कर रहे, पर उनको यह लगा कि रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेचर में, ताकि ट्राइबल्स का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली हो पाए। और सही मायने में देखा जाए तो उनको लगता था यही एक ऐसा रास्ता है जिससे जो ट्राइबल्स की वॉइस है उसको दबाया नहीं जा पाएगा, उसको बैलेंस्ड और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा आने वाले भविष्य में, जिससे वो अपने स्टेटस को भी एलिवेट कर पाएंगे, सोसाइटी में वो बराबर का दर्जा ले पाएंगे। अब इससे बात आती है कि जो डिप्रेस्ड कास्ट है उनके राइट्स को कैसे डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर कैसे डिफाइन किया जाना चाहिए। नेशनल मूवमेंट में अंबेडकर के बारे में आप जानते हैं किस तरीके से उन्होंने रोल प्ले किया, और जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आ रही थी डिप्रेस कास्ट क्लासेस के लिए, तो उस समय गांधी जी ने इस चीज को अपोज किया था। याद करिए 1932 का जो पूना पैक्ट हुआ था, उन्होंने ये बताया कि अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लासेस के लिए भी मिल जाती है, डिप्रेस कास्ट के लिए मिल जाती है, तो उस स्थिति में अलग से एक परमानेंट सेग्रीगेशन आ जाएगा, आइसोलेशन हो जाएगा दोनों जगह में। आप देखेंगे जो मेजॉरिटी है हिंदूज और इस तरफ आपके दलित या फिर आपके डिप्रेस्ड क्लासेस हो जाएंगे और उनमें एक परमानेंट सेग्रीगेशन बन जाएगा जो सोसाइटी एज अ होल के लिए सही नहीं होगा। अब जैसे ही आजाद हो गए, 1932 की बात अलग थी, ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं ये 1947 के बाद की। आजाद होने के बाद में फिर यही सवाल वापस उठ के आ गया कि हम कैसे इस चीज को रिजॉल्व करने वाले हैं। हमें एक तरफ डिफरेंट क्लासेस को प्रॉपर रिप्रेजेंट भी करना है, उनको प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है, तो ये प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करेंगे, इस चीज के ऊपर सवाल उठ रहे थे। कुछ मेंबर जो डिप्रेस्ड कास्ट से थे वो एम्फसाइज करते हैं कि अनटचेबिलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। अनटचेबिलिटी को रिजॉल्व करने के लिए प्रोटेक्शन और सेफगार्ड अकेले से काम नहीं होने वाला है। ये जो डिसेबिलिटीज हैं, सोशल नॉर्म्स बन गई हैं, मॉरल वैल्यूज जो कास्ट की हैं सोसाइटी की, वो बहुत ही ज्यादा डीप एंट्रेंच्ड है। सोसाइटी सर्विस यूज करती है, उनके लेबर को यूज करती है, उसके बावजूद उनसे दूरी बनाए रखती है। ये बड़ी गजब की बात है। आप देखें सोसाइटी में उनकी नालियां भी साफ करी जाएंगी, रोडें भी साफ करी जाएंगी, उनके अगर मवेशी जानवर मर जाएंगे तो उनके हाइट्स को ले जाया जाएगा, उनको गड़ाया जाएगा, ये सारी चीजें करी जा रही हैं। लेकिन उसके बाद भी सोसाइटी इनसे दूरी बना के रख रही है। टेम्पल्स में इनको एंट्री नहीं करने दिया जा रहा है, इनके साथ में बैठ के कोई खाना नहीं खाता है। आप अंबेडकर के ऊपर जो तमाम पिक्चरें बनी है वो देख सकते हैं, या फिर इनकी जो किताब है वो पढ़ सकते हैं। इनकी जीवनी में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इनके लिए अलग से पानी का मटका रखा जाता था और उनके पानी के मटके से और कोई पानी नहीं पीता था। इन्होंने कुछ ऐसे भी किस्से हुए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और इसके पहले कुछ उनके जहां पर भी वो कार्यरत रहे, जहां पर भी वो ऑफिसर बने, वहां पर फाइल भी देने के लिए फाइल डायरेक्टली उनके हाथ में नहीं दी जाती थी। लोगों को लगता था कि उससे भी पल्यूट हो जाएंगे, जो हाई कास्ट के लोग हैं इस तरीके की सोच रखते थे। तो कुछ जो डिप्रेस कास्ट से आए हुए लीडर्स थे वो अपनी बात रखते हैं, कहते हैं कि हम बहुत प्रताड़नाएं झेल रहे हैं बहुत शुरू से। अब हम ये प्रताड़नाएं अब हम सफर नहीं करेंगे, वी विल नॉट सफर एनी मोर। यहां पर जे नगप्पा जो मद्रास से आते हैं ये कहते हैं कि अब जरूरत है, हमने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो समझ ली है, इसकी वजह से अब हम अपने आप को असर्ट कर सकते हैं, हमें पता है हमें कैसे अपने आप को असर्ट करना है। नगप्पा कहते हैं कि डिप्रेस क्लासेस को सही मायने में देखें तो नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकली हम माइनॉरिटी नहीं है, हम 20 से 25% बनाते हैं टोटल पॉपुलेशन का, लेकिन हम सिस्टमैटिकली मार्जिनलाइज्ड है। नंबर तो हमारा सिग्निफिकेंट है, लेकिन हमारे नंबर को इनसिग्निफिकेंट कैसे बना दिया जाता है, सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन से। हमें ना तो एजुकेशन एक्सेस मिला, ना हमें एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेने मिला। यहां पर असेंबली में केजी खांडेरकर जो कि सेंट्रल प्रोविंस आज के समय जो मध्य प्रदेश बन गया है वहां से आते थे, वो कहते हैं कि हमें हजारों साल से सप्रेस करा जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमें इतना सप्रेस कर दिया है, इस हद तक सप्रेस कर दिया कि जो हमारा दिमाग है, जो हमारा शरीर है, वो पूरा सप्रेशन में आ गया है, हमारा दिल भी सप्रेस्ड है।
अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमें हजारों साल से सप्रेस करा जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पर एक साइकोलॉजी का एक एंगल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप किसी के साथ 10 दिन भी अगर किसी को आप पागल पागल कहते हैं तो शायद वो 11वें दिन उस चीज पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है, उसके शरीर पे, उसके दिमाग पे, उसकी साइकी पे असर पड़ेगा। वो कहेगा शायद मैं पागल हूं इसीलिए सब मुझसे पागल पागल कह रहे हैं। यहाँ 1000 साल के लिए आपको हर चीजों से डिप्राइव कर दिया जाता है और आपको सिर्फ सप्रेस करा जाता है। आप उन लोगों की साइकी के बारे में सोचिए, फिजिकल और मेंटल सिचुएशन के बारे में सोचिए। पार्टीशन के बाद का जो वायलेंस हुआ था वो अंबेडकर ने भी देखा था अपनी नजरों से। इसकी वजह से जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात थी डिप्रेस क्लासेस के लिए या फिर माइनॉरिटीज के लिए, तो इसका तो कोई सवाल उठता नहीं था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंड करती है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया जाएगा। सारे जो हिंदू मंदिर हैं वो सारी जातियों के लिए खोल दिए जाएंगे और लेजिस्लेचर और नौकरी दोनों में सीट्स रिजर्व करी जाएंगी लोअर कास्ट के लिए। बहुत सी ऐसी भी प्रॉब्लम्स थी, इनको रिकॉग्नाइज करा गया जो रिजॉल्व नहीं हुई थी उस समय। जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन से आप नहीं इरेज कर सकते। इसके लिए जरूरी है कि सोसाइटी का जो एटीट्यूड है उसको चेंज किया जाए। सोसाइटी में एटीट्यूड चेंज आना चाहिए। पर फिर भी जितने भी मेजर्स आए उनका काफी अच्छे तरीके से स्वागत किया गया डेमोक्रेटिक पब्लिक के द्वारा। दूसरी तरफ हम बात करें तो विमेन भी अपने राइट्स की बात करती है। विमेन कहती है कि हम प्रिविलेज नहीं मांग रहे हैं, हमें बस सोशल जस्टिस चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए। ना ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करती है, ना रिप्रेजेंटेशन, बस कुछ मायनों की बात करती है। साथ में यहां पर एक तरफ हंसा मेहता बात करती हैं महिलाओं के बारे में, साथ में सोशल डिसेबिलिटीज खत्म करने की बात करती हैं दाक्षायणी विलियोधन। ये मद्रास से आती हैं और ये कहती हैं कि हमें सेफगार्ड्स की जरूरत नहीं है, पर सही मायने में क्या जरूरत है, हमें यह जरूरत है कि जो सोशल डिसेबिलिटीज है उनको खत्म कर दिया जाए। जो हरिजन से संबंधित सोशल डिसेबिलिटीज है उनकी बात करती है। अब इसके बाद बात आ जाती है स्टेट्स को क्या पावर मिलेंगे। ये बहुत ही ज्यादा विग्रसली डिबेटेड टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके राइट्स क्या होंगे, उनके डोमेन ऑफ कंट्रोल क्या होंगे। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो सेंटर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग सेंटर होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली ही पार्टीशन फेस किया था इंडिया ने। इसके बाद एक चीज तो समझ में आ रही थी कि अगर आपको कंट्री के इंटरेस्ट को इंजर नहीं करना है, उसको प्रिवेंट करके रखना है, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रांग सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी ताकि आप पीस इंश्योर कर सकें पूरी कंट्री में। साथ में जो भी वाइटल मैटर्स होते हैं कॉमन कंसर्न के, जो सारी स्टेट्स के लिए कॉमन है, उसके लिए भी आपको जरूरत है कि आपका जो सेंटर हो वो मजबूत हो। इंटरनेशनल स्पीयर में भी अगर सेंटर स्ट्रांग होगा तो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा। यहां पर जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, जो कि 26 नवंबर 1949 में पास कर दिया गया था, इसमें कहा जाता है कि 3 लिस्टें होंगी। 3 लिस्ट, ये लिस्ट जो है आपकी शेड्यूल में दी है। शेड्यूल जो नंबर 7 है उसमें लिस्ट का प्रावधान है। यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट 3 लिस्ट बनाई जाती है। यूनियन में वो मुद्दे होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है, स्टेट में वो मुद्दे होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित हैं, और कॉन्करेंट में वो मुद्दे होते थे जिन पे दोनों लेजिस्लेशन भी बना सकते थे और दोनों से संबंधित भी है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, जैसे मिनरल्स का कंट्रोल करना है या की इंडस्ट्रीज जो है, वो यूनियन लिस्ट में डाल दिए गए थे। इसके अलावा आर्टिकल 356 जो सेंटर को पावर देता है स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, इस तरीके की भी चीजें थी जिससे आपका जो फेडरल सिस्टम है वो जरूरत आने पे यूनिटरी सिस्टम के तौर पे भी काम कर पाए। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में फीजल फेडरलिज्म की भी बात करी गई थी। अब देखिए फीजल फेडरलिज्म क्या है, ये स्टेट जो है इसको भी अपनी जो भी फैसिलिटीज देनी है, जो भी अपने काम करने हैं, जो भी पब्लिक वर्क्स कराने हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत है। ये पैसा कहां से आने वाला है? जैसे टैक्सेस की बात कर लें तो कस्टम ड्यूटी है या कंपनी टैक्सेस जो है वो सेंटर अपने पास रिटेन करके रखेगा। इनकम टैक्स है और एक्साइज ड्यूटीज जो है वो स्टेट के पास आएंगी। इसके अलावा देखें आप तो एस्टेट ड्यूटीज हो गई, ये भी स्टेट अपने पास रख सकता है। बहुत सारा टैक्स जो शराब बेच के आता था जिसमें अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी होती थी, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स, ये तमाम चीजों को भी स्टेट के पास दे दिया गया। इससे स्टेट अपना खर्चा चला सकता है। यहां पर फिर चर्चा होती है जो स्टेट के जो पावर्स हैं उनको पावरफुल करने के लिए, जो स्टेट के राइट्स हैं इसके लिए डिफेंड करने के लिए बात करी जाती है अलग अलग नेताओं के द्वारा, जिनमें के संतानम जो है मद्रास के, वो बात करते हैं। ये कहते हैं रीएलोकेशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो है ये सिर्फ स्टेट को नहीं सेंटर को भी ताकत देगा। आप ये देखिए अगर सेंटर को बहुत ज्यादा पावर दे दिया जाए तो क्या होगा?
सेंटर ओवरबर्डन हो जाने वाला है। और साथ में ये भी कहते हैं कि अगर ज़्यादा वेस्टेड हो जाएगा, ये सोचे कि आप सेंटर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें तो आप स्टेट्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देंगे। और ये कहते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सेंटर को आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल करना है, ये एक मिसकंसेप्शन है, ये संथानम साहब कहते हैं। ये कहते हैं जो फंक्शन है उनको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए स्टेट्स को। बहुत सी चीज़ों में डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, और जो दिग्गज नेता थे वो फिर भी सेंट्रल पावर को, सेंट्रलाइजेशन पे थोड़ा ज़्यादा जोर डाल रहे थे। संतानम को ऐसे लगा कि जो अगर एलोकेशन नहीं करा जाएगा पावर्स का, तो उससे ऐसा हो सकता है कि जो सेंटर है वो टूट जाए, कमज़ोर हो जाए, क्रिपल हो जाए। फिजिकल प्रोविजंस की बात करी जाती है कि जो टैक्स है, लैंड रेवेन्यू वगैरह के, ये सारे जो है वो सेंटर ने अपने पास रख लिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस, जो छोटे मोटे टैक्स छोड़ के सारे सेंटर ने अपने पास रख लिए हैं। और बिना फाइनेंस के, बिना पैसे के, ये जो स्टेट है ये अपने जो भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के हैं और भी चीज़ें जो उनको करनी है वो कैसे करेंगे। मुख्य बात थी ये कि जो ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रहा था उसके खिलाफ बात करी जा रही थी संथानम के द्वारा, जो संथानम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मद्रास से बात कर रहे हैं। सीधा सीधा इनका कहने का मतलब है कि जो पैसा है, कोई भी इंप्रूवमेंट करना है, आपको रोड्स बनानी, इंडस्ट्री बनानी, उसके लिए भी आप सेंटर की तरफ देख रहे हैं कि भैया पैसे दे दो। और इस तरीके की हर छोटी मोटी चीज़ के लिए जब आप ज़रूरत पड़ने पे सेंटर की तरफ देखेंगे तो स्टेट्स अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि बेटर होगा कि अगर हम फेडरल सिस्टम का यूज़ ना करके हम यूनिटरी सिस्टम का यूज़ करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हम इंडिया को डार्क फ्यूचर की तरफ ले जा रहे हैं। और एक दिन जो सारे ये प्रोविंसेस हैं ये रिवॉल्ट में खड़े हो जाएंगे सेंटर के खिलाफ। बहुत से ऐसे स्टेट्स या फिर प्रोविंसेस कहूँ तो ये भी सेम फियर्स को लेके चल रहे थे, उनके अंदर भी अप्रीहेंशंस थे इन चीज़ों को लेके। इसकी वजह से ये जो खींचातान चल रही थी, तो कम से कम आइटम्स को कॉन्करेंट और यूनियन लिस्ट में डाला गया। कुछ मेंबर्स ओडिशा से जो आते हैं वो वार्न करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि ये जो सेंटर है ये टूट सकता है, क्योंकि पावर जो है एक्सेसिवली सेंट्रलाइज कर लिया गया है सेंटर के द्वारा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इससे सेंटर जो है वो टूट भी सकता है। अब जो आर्ग्यूमेंट है ये प्रोविंसेस की जो थी, इन आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट में भी रिएक्शंस आते हैं असेंबली में कहा जाता है कि आज हमें ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग सेंटर की। स्ट्रॉन्ग सेंटर की क्यों ज़रूरत है? हमें सेंटर की स्ट्रॉन्ग होने की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें बना लेना है, ये अंबेडकर साहब कहते हैं। और ये सारी बातें इसीलिए कर रहे हैं वो, क्योंकि वो जो दंगा हुआ था और जो वायलेंस भड़का था पार्टीशन के समय, वो उनको याद है। जब उन्होंने देखा था कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई जवाबदारी नहीं है, लोग मर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, ना पुलिस ना फौज, कोई नज़र नहीं आ रहा है। उससे उनको ये समझ में आया कि अगर इस तरीके की परिस्थिति भविष्य में आती है तो उसको कंट्रोल सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सेंटर ही कर पाएगा। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की अगर बात करी जाए तो गोपाल स्वामी अयंगर ये भी कहते हैं कि हमें सेंटर को जितना मजबूत हो सके उतना मजबूत बनाना है। साथ में यूनाइटेड प्रोविंस से बालकृष्ण शर्मा जो थे वो भी इसी बात को दोहराते हैं। वो कहते हैं कि कंट्री की वेलबींग के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना हो, या फिर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, या फिर फॉरेन एग्रेशन से अपने देश को बचाना हो, उन सब चीज़ों के लिए सेंटर को स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। पार्टीशन के पहले कांग्रेस ने कहा था कि हम कंसिडरेबल ऑटोनॉमी देंगे, अच्छी खासी ऑटोनॉमी देंगे प्रोविंसेस को। वो क्यों किया जा रहा था? ताकि मुस्लिम लीग जो ऑटोनॉमी चाह रही थी कुछ इलाकों में वो उसको मिल जाए और पार्टीशन ना हो। लेकिन पार्टीशन होने के बाद आप देखेंगे चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। अब जो बहुत सारे नेशनलिस्ट हैं, जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, वो अपना जो पोजीशन है उसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल प्रेशर उस टाइम पे था वो अब खत्म हो चुका है। तो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर जो उस समय पे एप्लीकेबल था वो अब एप्लीकेबल नहीं है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, जो पावर्स हैं वो सेंट्रल में ज़्यादा वेस्टेड होते हैं। ये जो केओस देखा और सारी सिचुएशंस जो आई, जो इश्यूज आए, उसके बाद आप देखेंगे अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करा जाए तो उसके अंदर एक यूनिटरी बायस देखने को मिलता है आपको। और ये जो यूनिटरी बायस है, सिमिलर यूनिटरी बायस आपको कनाडा के भी कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करी जाती है। अब बात आती है भाषा की। एक भाषा का चुनाव करना था, लैंग्वेज ऑफ द नेशन की बात आती है। आखिर इतने अलग अलग रीजन से आने वाले लोग एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, एसोसिएट कैसे करेंगे, उनके कल्चर को कैसे समझेंगे, उनकी बात को कैसे समझेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे को कनेक्ट करना हो तो उसके लिए एक मीडियम चाहिए, और मीडियम बनने वाली थी लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अब लैंग्वेज के ऊपर डिबेट चालू हो जाता है, और बहुत सारे महीने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चलने वाले हैं। इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स कभी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी भी शुरू हो जाती थी। बात है 1930s की। कांग्रेस जो है ये एक्सेप्ट कर लेती कि हिंदुस्तानी जो है वो नेशनल लैंग्वेज बनेगी। महात्मा गांधी को ये लगता है कि लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो सामान्य लोग बोल पाएं और बहुत आराम से लोग समझ भी पाएं।
हिंदुस्तानी जो कि हिंदी और उर्दू का ब्लेंड था, ये काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज थी अमंग ऑल द इंडियंस। मोस्ट ऑफ द सेक्शंस ऑफ इंडियंस न्यू दिस लैंग्वेज। साथ में ये कॉम्पोजिट कल्चर को भी रिप्रेजेंट करती थी, किस तरीके से जो डाइवर्स कल्चर है वो एक लैंग्वेज में समा गया था। इस लैंग्वेज ने साल दर साल नए नए जो वर्ड्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जा रहा था। अलग अलग भाषाओं से भी, अलग अलग सोर्सेज से भी इसमें लैंग्वेज में वर्ड्स जुड़ रहे थे। धीरे धीरे आप देखेंगे एक तरफ जो उर्दू है उसको और ज़्यादा पर्शियनाइज किया जा रहा है, तो उसमें आपको पर्शियन कलर्स देखने मिलेंगे, पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने मिलता है। एक तरफ लैंग्वेज जो है वो पॉलिटिक्स से भी, जो पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन है उसके साथ भी आइडेंटिफाई होने लगी थी। उसके बावजूद भी गांधी का पूरा भरोसा था हिंदुस्तानी को एज अ नेशनल लैंग्वेज बनाने में, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर था वो काफ़ी कॉम्पोजिट था। पर दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए प्ली चालू हो जाती है, तरकारें चालू हो जाती है। आर.बी. धुलेकर, एक कांग्रेसमैन उत्तर प्रदेश से जो आते हैं, वो बड़े एग्रेसिव तरीके से अपनी बात को रखते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया में हिंदी यूज होनी चाहिए एज ए लैंग्वेज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो बनना चाहिए वो हिंदी में बनना चाहिए। जब असेंबली में बोला गया कि सब लोगों को हिंदी नहीं आती भाई साहब, तो धुलेकर ने सीधा सीधा ये जवाब दे दिया, जिनको हिंदी नहीं आती वो इस हाउस में रहने के लायक ही नहीं है, उनको ये हाउस, ये जो असेंबली है इसको छोड़ देना चाहिए, मेंबरशिप छोड़ देनी चाहिए, उनको निकल लेना चाहिए यहां से। अब जैसे ही हाउस खत्म होता है, यहां पर आप देखेंगे बहुत कमोशन चालू हो जाता है। ये जो धुलेकर के रिमार्क्स थे कि हिंदी को आपको नेशनल लैंग्वेज बनाना, ये काफी ज्यादा इश्यूज जनरेट कर देता है लोगों के मन में। कभी कभी तो इतनी बुरी स्थिति हो जाती थी कि जवाहरलाल नेहरू के बीच में इंटरवीन करना पड़ता था, मीडिएट कराना पड़ता था। अब ये जो लैंग्वेज का इशू है ये आगे आने वाले 3 साल तक चलता है। 12 सितंबर 1947 धुलेकर फिर स्पीच देते हैं अपनी, और फिर से ये उसी बात को रख देते हैं कि हिंदी को लैंग्वेज बना देना चाहिए नेशनल। अब जो लैंग्वेज कमेटी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो दिक्कत में आ जाती है, और इसके बाद वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूला निकालते हैं ताकि इस डेडलॉक को हटाया जा सके, जिसमें ये हिंदी को एडवोकेट करा जा रहा था नेशनल लैंग्वेज बनाने का, और दूसरी तरफ लोग उसको अपोज कर रहे थे। इसका रास्ता निकालना था, और रास्ता ये निकाला जाता है कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा। यहां देखिए, नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है। साथ में आप देखें जो ट्रांजिशन हिंदी की तरफ है, हिंदी की तरफ जो ट्रांजिशन है अलग अलग स्टेट्स का, वो धीरे धीरे होगा, इस चीज को रख दिया जाता है। अंग्रेजी को 15 साल यूज करा जाएगा एज अ फॉर द ऑफिशियल पर्पस। इसके साथ में जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए अपने प्रोविंस के अंदर। अब एक तरफ जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है, नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया जाता है, इससे लैंग्वेज कमेटी ने जो बड़ी इशू था उसको सॉल्व कर लिया था, और ये एक ऐसा सॉल्यूशन था जो सबको मानना पड़ता। फिर से धुलेकर साहब आते हैं, और यहां पर आप देखिए इनको ये रिकॉन्सिलेशन का जो तरीका है वो समझ में नहीं आता। ये चाहते थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए। ये लोगों को चुन चुन के उन पे अटैक करते थे, उन लोगों पे पर्टिकुलरली जो कहते थे कि हिंदी को फोर्स करा जा रहा है, नेशन के ऊपर, देश के ऊपर हिंदी को फोर्स करा जा रहा है। साथ में ये मजाक भी उड़ाते थे उन लोगों का जो कहते थे कि हिंदुस्तानी को महात्मा गांधी ने भाषा माना है, नेशनल लैंग्वेज मानने की बात कही थी, ना कि हिंदी को। ये अंग्रेजी में कहते हैं, नोबडी कैन बी मोर हैप्पी देन माई सेल्फ दैट हिंदी हैज बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। दूसरी तरफ ये कहते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि हिंदी को कंसेशन दिए गए, पर मैं इसको सही नहीं मानता। कहीं ना कहीं धुलेकर की जो बात है, उनका जो आर्ग्यूइंग करने का तरीका है, उनकी जो टोन है, वो बड़ी दिक्कत वाली थी। प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली भी एक बार इंटरप्ट करते हैं धुलेकर को और कहते हैं, अगर आप इस तरीके से अपने केस को एडवांस करेंगे, इस तरीके से आप बोलेंगे, तो मुझे नहीं लगता आप कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने केस के लिए। पर उसके बाद भी धुलेकर नहीं मानते। उनका जो रवैया रहता है, उनका जो बोलने की टोन रहती है, वो वैसी की वैसी बनी रहती है। धुलेकर की स्पीच के बाद कुछ दिनों बाद श्रीमती जी दुर्गाबाई मद्रास से जो आती हैं, वो अपनी जो चिंता है उसको जाहिर करती हैं। दुर्गाबाई कहते हैं कि साउथ में काफ़ी एजिटेशन हो रहा है हिंदी के अगेंस्ट। आप देखिए, ओपोनेंट्स को ऐसा लगता है कि जो प्रोपेगेंडा है हिंदी का, ये हमारी जो जड़ें हैं, जो प्रोविंशियल लैंग्वेज है, उनकी जड़ें उखाड़ने के लिए यूज़ किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो महात्मा गांधी ने कहा था हिज कॉल फॉर हिंदुस्तानी, या फिर जो हिंदी सिखाने की बात है, उसको धीरे धीरे यूज़ करा जा रहा है। स्कूल्स में भी धीरे धीरे हिंदी पढ़ाने की बात करी जा रही है, जो क्लासेस हैं वो हिंदी में कंडक्ट करी जा रही हैं। अब पूछती हैं दुर्गाबाई कि इसका रिजल्ट क्या है। दुर्गाबाई इस चीज़ से शॉक्ड थी कि जिस
वजह से या फिर जिस एंथुजियाज्म के साथ इन्होंने हिंदी क्लासेस में पढ़ाना और धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया था, उसके खिलाफ जिस तरीके से एजिटेशन देखने को मिल रहा है, इससे ये कहीं ज़्यादा शॉक्ड है। ये कहती हैं कि हिंदुस्तानी को एज ए लैंग्वेज लोगों ने अपनाया है, पर धीरे धीरे इस भाषा में बदलाव आ रहा है। उर्दू के जो कुछ शब्द थे उनको अलग कर दिया जा रहा है, साथ में दूसरी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी बाहर निकाल दिया जा रहा है, तो ये दिक्कत वाली स्थिति बन रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे जो हिंदुस्तानी का कैरेक्टर था, जो इंक्लूसिव कैरेक्टर था, जो कॉम्पोजिट कैरेक्टर था, वो इरोड होता जा रहा है, वो कमजोर होता जा रहा है। और ये अगर इरोड होगा तो इससे लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा होगा। दूसरी लैंग्वेज के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर एंजाइटी और फियर दोनों डेवलप होगा। धीरे धीरे एंगर भरता जा रहा था। आप देखेंगे गर्मी आ रही थी, तनातनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा इंटेंस डिस्कशन हो रहा था, और इसकी वजह से ज़रूरत थी कि दूसरे जो लीडर्स हैं वो इसको पैसिफाई करें, जो डिस्कशन है उसको थोड़ा सा पैसिफाई करने की, सूद करने की काम करें। यहाँ पर आते हैं श्री शंकर राव देव। ये कांग्रेसमैन कहते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज होनी चाहिए नेशन की। हम इस चीज़ को मानते हैं, साथ में ये भी वार्न करते हैं कि अगर आप पूरे तहे दिल से हिंदी के लिए सपोर्ट चाहते हैं तो आप ऐसा कुछ ना करें जिससे और ज़्यादा शक और डर पैदा हो, घबराहट पैदा हो लोगों के दिलों में। ये चीज़ कहते हैं। उसके बाद टी ए रामलिंगम चेटियार मद्रास से जो आते हैं, ये भी एम्फेसाइज करते हैं जो भी किया जाए वो बड़े ध्यान से किया जाए। ये कहते हैं हिंदी को अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली पुश करा जाएगा तो उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। लोगों के अंदर घबराहट पैदा होगी, साथ में अगर उनके अंदर फीलिंग आ जाए कि उनके साथ सही नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो इसके बाद आप देखेंगे दिक्कतें बढ़ जाएंगी, और जो बड़ी भी। ये कहते हैं कि म्यूचुअल एडजस्टमेंट की जरूरत है, और आप अगर सोचें कि फोर्स से आप ताकत लगा के इंपोज कर सकते हैं हिंदी को, तो ये गलत हो। रिसेंटली इसी तरीके की चीज हुई थी कि वन लैंग्वेज वन नेशन वन लैंग्वेज, इस तरीके की बात कर दी थी, कंट्रोवर्सी उससे भी जनरेट हो गई थी, और इस तरीके की कंट्रोवर्सी आगे भी आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखेंगे तो बड़ी परेशानी भाषा की बन गई थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन के तैयार हो जाता है काफ़ी इंटेंस डिबेट के बाद और डिस्कशन के बाद। बहुत सारे जो प्रोविजंस थे उनके ऊपर एक मिडिल ग्राउंड निकालने का प्रयास किया गया, एक मध्यम मार्ग निकालने का प्रयास किया गया, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर अपोजिंग थॉट्स हो सकते हैं, और उसके बाद भी रिकन्सिलेशन की तो ज़रूरत थी। जैसे नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज की दिक्कत थी, उसको सॉल्व किया गया। इसके बावजूद अगर आप देखें तो हमें यह समझ में आता है कि सब लोगों को, हर अडल्ट ऑफ इंडिया को वोटिंग राइट्स देने वाली जो बात थी वो बड़ी गजब की थी। पहले बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेसीज आई जिनमें जो वोटिंग राइट्स दिए गए वो बहुत धीरे धीरे और स्टेज वाइज मैनर में दिए गए थे। चाहे आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें या फिर यूनाइटेड किंगडम की बात करें, पहले ऐसे आदमी, मैन जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनको वोटिंग राइट दिए जाते थे। फिर ऐसे लोगों को जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको वोटिंग राइट्स दिए जाने लगे। उसके बाद आप देखते हैं लंबा स्ट्रगल होने वाला है। उसके बाद वर्किंग क्लास मैन को, पीसेंट बैकग्राउंड वाले लोगों को, मैन को पर्टिकुलरली वोटिंग राइट्स मिलेंगे, और महिलाओं को तो बड़े लंबे स्ट्रगल के बाद, बहुत लंबे समय के बाद वोटिंग राइट्स मिलते हैं। पर गजब की बात आप देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वोटिंग राइट्स जो है वो हर इंडियन अडल्ट को ग्रांट किए गए थे। कुछ लीगल स्पेसेस भी बनाई गई, एक आयाम बनाया गया ताकि सोशल रिफॉर्म्स आ पाए कम्युनिटीज के अंदर, जैसे कि अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया। साथ में आप देखेंगे पर्सनल और फैमिली लॉज के ऊपर भी काम करा गया, जो फैमिली लॉज, फैमिली बिल्स इंट्रोड्यूस करी गई थी ताकि जो सिस्टम है उसको चेंज करा जा सके। सेक्युलरिज्म की जो डेफिनेशन है वो अलग तौर पे बनाई जाती, जिसमें जो स्टेट और रिलीजन है उन दोनों को आइसोलेट नहीं किया गया, एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं जनरेट किया गया। कहीं ना कहीं एक जुडिशियस डिस्टेंस की बात करी गई थी, जहां जरूरत पड़ेगी तो स्टेट इंटरवीन भी करेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिबेट्स हैं ये हमें काफ़ी मदद करते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज के बारे में समझें, साथ में किस तरीके से इन कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस ने नेगोशिएट किया और नेगोशिएशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। डिमांड्स के बारे में, किस तरीके से डिमांड्स रखी गई थी उनके बारे में पता चलता है। हमें प्रिंसिपल्स के बारे में पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे इनके क्या आदर्श थे, क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या सोचते थे, क्या इनके दिमाग में चलता था, उस हिसाब से इन्होंने काम किया। जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी और आइडियाज़ के बारे में हमें पता चलता है। हमें साथ में ज़रूरत है ये समझने की कि अगर हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनके डिबेट्स को पढ़ रहे हैं, तो हम कॉन्टेक्स्ट को साथ में लेके चलें। अगर हम कॉन्टेक्स्ट को साथ में लेके नहीं चलेंगे तो शायद हमें जहां पहुंचना है हम वहां ना पहुंचे। बहुत सी जगह पर आप देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनके जो मेंबर्स हैं उनके आइडियाज़ बदलते हैं। जब डिबेट होते हैं तो 3 साल के लंबे डिबेट्स में आप देखेंगे बहुत सारे जो मेंबर्स हैं उनके स्टैंड चेंज होते हैं, उनकी पोजीशन चेंज होती है।
वो अपने मन से जो सोच रहे थे, जब वो विचार करते हैं, डिबेट करते हैं, तो उनके जो स्टैंड है वो चेंज होते हैं, उनके सोचने के तरीके में भी परिवर्तन आता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत ज़्यादा चेंज आता है जब इतने लंबे समय इन चीज़ों पर चर्चा होती है। ये आप देखें सीधे हाथ पे B.R. अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये दोनों मिलते हैं और हाथ मिला रहे हैं जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा काम कंप्लीट हो गया था। तो यहां पर हमारी चर्चा खत्म होती है। जरा टाइमलाइन देख लें। 1945 26 जुलाई लेबर गवर्नमेंट आ जाती है ब्रिटेन में। दिसंबर जनवरी में जनरल इलेक्शन होते हैं भारत में। 1945 दिसंबर में, जनवरी में, इसकी वजह से 1946 के इलेक्शन मानते हैं उसको हम। 1946 मई में ही कैबिनेट मिशन आ जाता है और 16 जून 1946 में मुस्लिम लीग जो है वो कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लेती है। बाद में आप देखेंगे 16 जून को ही क्या होने वाला है, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है सेंटर में। 16 अगस्त मुस्लिम लीग जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर देती है। 2 सितंबर आता है और इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो नेहरू एज ए वाइस प्रेसिडेंट बना दी जाती है। 13 अक्टूबर मुस्लिम लीग डिसाइड करती है कि इंटरिम गवर्नमेंट में हमें जुड़ना चाहिए। 3 से 6 दिसंबर के बीच में आप देखेंगे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं एटली, ये इंडियन लीडर्स में मिलते हैं, लेकिन जो बातचीत होती है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। 9 दिसंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसके सेशन शुरू हो जाते हैं। आते हैं फिर अब 1947 पे। 29 जनवरी मुस्लिम लीग का जो डिमांड है डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये तेजी पकड़ता है। 16 जुलाई यहाँ पर आखिरी मीटिंग होती है इंटरिम गवर्नमेंट की। 11 अगस्त आते आते जिन्ना को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 14 अगस्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाता है और सेलिब्रेशंस होते हैं कराची में। 14-15 अगस्त जो रात था, 14 अगस्त के बाद की जो 12 बजे रात के बाद आज़ादी मिलती है भारत को, और फिर महान स्पीच होती है ट्राइस विद डेस्टिनी, और इंडिया में सेलिब्रेशन चालू हो जाते हैं। 1949 दिसंबर में कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया जाता है इंडिया का। तो यहां पर हमारी चर्चा समाप्त होती है। सवाल आपके सामने है, स्लाइड को पॉज करें और परंपरा अनुसार सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने जवाब दिया होगा। सवाल है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब फोर्स में आया था? ये आपको मालूम है, रिपब्लिक डे के नाम से हम मशहूर है, हम इसको मनाते हैं। ये आपका 26 जनवरी 1950। दूसरा सवाल है कि जो रफ स्केच था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कब पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? तो इसका आंसर भी आपको मालूम है, मैंने अभी चर्चा में आपको बताया कि एक तारीख थी 26 नवंबर 1949। अगला सवाल है कि प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? ये भी बहुत सीधा सीधा सवाल है और इसका जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो यहाँ पर 12वीं क्लास की किताब चैप्टर नंबर 15 के साथ खत्म होती है। अब मिलते हैं आपसे आगे किसी और चर्चा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।